Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to explain the real test 3.1. Dear students, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं और मैंने कोशिश की है कि चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को वहाँ से टेस्टों से सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करवाया जाए ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के न्यूमेरिकल्स, किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, तो इस क्वेश्चन में आप देखें, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। देखें, जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन तो होगी, फोर्स अगर इंक्रीज करेंगे तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगी, फोर्स अगर डिक्रीज करेंगे तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होगी। यहां पे कह रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन तभी हो सकती है जब फोर्स भी क्या हो, कांस्टेंट हो। सो दैट मींस ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में अ बॉडी मूव्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन है, लेट सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी इंक्लिनेशन क्या है, 30 डिग्री। डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री, इट्स एक्सेलरेशन विल बी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। याद रखिएगा, इंक्लाइंड प्लेन में हमने एक डेरिवेशन की थी, स्मूथ सरफेस के ऊपर जब डाउनवर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा था कि a इज इक्वल टू जी साइन थीटा है। अगर अपवर्ड मोशन होता तो हम माइनस लगाते, क्योंकि इट इज कमिंग डाउनवर्ड, सो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, a इज इक्वल टू 9.8 और साइन 30 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 9.8, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, so a is equal to 4.9 meter per second square. So this one is the answer. So आप अगर आप अपने ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन B is a correct answer for question number 2. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, when a velocity changes from u to v, सिर्फ इन्होंने साइन चेंज कर दिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी जैसे हम पहले करते थे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी, vi, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf। पहले ये समझ लें, उसके बाद ये करते हैं। फॉर द टाइम t, टाइम अगर t हो, देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। आपको याद होगा एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो a इज इक्वल टू डेल्टा v का मतलब है vf माइनस vi अपॉन t। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अब इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है when the velocity changes from u to v, इसका मतलब है इनिशियल u थी, फाइनल क्या है, v है, then the time taken is t, एवरेज एक्सीलरेशन, वही एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है v, इनिशियल क्या थी u, डिवाइडेड बाय टाइम t। सो दिस वन इज आंसर, और आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप चेक करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, which one of the following statement is correct। पहला, a body has a constant velocity but varying speed। ऐसा हो नहीं सकता, स्पीड चेंज होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती अगर स्पीड वेरी कर रही है। सेकंड, a body has a constant speed but varying acceleration। जी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन में चेंज आ रही है उसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रही है, तो इसका मतलब है ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सी में देखें, अ बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट नॉट हैज अ एक्सेलरेशन। भाई अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है ड्यू टू द चेंज इन अ डायरेक्शन। ऑप्शन डी, अ बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड कैन हैव द वेरिंग वेलोसिटी, बिल्कुल सही। अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, सर्कुलर स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रही है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे, द कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी vi क्या होगी, 0, अटेंड्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर द टाइम t, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड।
देन द फाइनल वेलोसिटी vf किसके बराबर होगी? आपको पता है vf इज इक्वल टू vi प्लस at के। सो vf इज इक्वल टू vi क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 5 इंटू 4। सो vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज आंसर। और आप अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आप एक चीज़ और भी नोट कर रहे होंगे, मैंने हर सवाल के अंदर ईयर्स मेंशन किया है कि ये सवाल किस साल आया था। कुछ इसमें IBA के टेस्ट हैं, कुछ इसमें मेडिकल्स के टेस्ट हैं और कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, मैंने ईयर आगे मेंशन किया है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बेटा हम जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स upward retarding force in a liquid experienced by a body is given by स्टोक्स लॉ। मैंने आपको पढ़ाया था। स्टोक्स लॉ था क्या? स्टोक्स लॉ ये था कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी, उसमें मैंने लिमिटेशन भी दी थी, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी स्फीयर को ड्रॉप किया जाए किसमें? फ्लूइड में, फॉर लिक्विड हो या गैस हो, उसमें जैसे आप ड्रॉप करेंगे और वो स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? रेडियस r है, और जब इसको आप इस लिक्विड के अंदर ऐसे ड्रॉप करते हैं तो एक अपथ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस होती है। अगर वो फोर्स इसके लिक्विड के अंदर जो फोर्स अपवर्ड, जो रिएक्शन फोर्स जो आ रही है, वो अगर इसके वेट के बराबर हो जाए तो ये स्फीयर इस फ्लूइड के अंदर जब मूव करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। लेट्स सपोज वेलोसिटी क्या है? v है। तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक वो जो फोर्स है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वो जो फोर्स है आपके पास क्या? अपवर्ड रिटार्डिंग फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, इन टर्म्स ऑफ द विस्कोसिटी भी लेते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू किसके? 6 पाई ईटा VR के। इसमें आप देखिए ये रिटार्डिंग फोर्स है, 6 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी है, V क्या है? वेलोसिटी है, और R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर है। सो दैट वन इज अ फार्मूला। और ये आपका ऑप्शन, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 8, the process in which the momentum of the system is conserved, the law is known as, नाम से जाहिर है, law of the conservation of momentum। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देखें। The process in which the momentum and the energy of the system remains constant, that's known as elastic collision। याद होगा आपको, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी दोनों ही अगर कंजर्व हो तो इलास्टिक कोलिजन, अगर मोमेंटम कंजर्व हो और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो तो उसको क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये कौन सी है? इलास्टिक कोलिजन मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें, टू freely having weights each have the mass of 60 gram are connected by a light thread which is passing over a fixed pulley। एक इस तरह से ये आपकी एक पुली है, इस पुली के ऊपर से कह रहा है एक स्ट्रिंग है या थ्रेड है, उसमें दो बॉडीज को आपने हैंग कर दिया। एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। इसका मास जो है वो सपोज करें m1 है, वो है 60 ग्राम। इसका मास m2 है, वो भी क्या है? 60 ग्राम पहली कंडीशन में। Two freely hanging weights each having the mass of 60 grams are connected by a light thread which passing over a pulley। The mass of the pulley and the friction losses are negligible। ना बाकी सारे इफेक्ट negligible। If 10 gram weight is now added to one of them, अगर इसमें 10 ग्राम और अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास m1 कितना बन जाएगा? 70 ग्राम बन जाएगा। m1 आपका कितना बन गया? 70 ग्राम। नाउ इट्स डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इन सेंटीमीटर पर सेकंड विल बी। अब कह रहा है जाहिर है जब इसका मास बढ़ाएंगे दैट मीन्स m1 इज ग्रेटर देन m2, दैट मीन्स इट शुड गो डाउन विद एक्सीलरेशन a। आपको याद होगा ये आपके पास पुली के केसेस के हाल से क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए एक्सीलरेशन
A इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा आपको पता होगा m1 कितना ही ग्राम्स में दिया हुआ, सीजीएस सिस्टम है, आंसर भी सीजीएस सिस्टम में मांग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 70 माइनस 60 इंटू जी की वैल्यू। जी की वैल्यू वैसे तो 9, देखो जी की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, अगर सीजीएस में लेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देना चाहें तो इसको 980 सेंटीमीटर पर सेकंड के से डिवाइडेड बाय अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 70 प्लस 60 हो जाएगा। सो A इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 10 इंटू 980 डिवाइडेड बाय ये आपके पास हो जाएगा 130। अगर आप इसको करेंगे 9800 डिवाइडेड बाय 130 में कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास A इज इक्वल टू आ जाएगा 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस वन इज द एक्सीलरेशन एंड ऑप्शन 10 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स इफेक्ट ऑफ द फोर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्सेस या एग्जिस्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द फोर्सेस इन अ नेचर। याद रखिएगा थर्ड लॉ इंटरेक्ट बिटवीन द टू डिफरेंट बॉडीज की बात करता है। इसका मतलब है टू डिफरेंट बॉडीज अप्लाई द टू डिफरेंट फोर्सेस, दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द फोर्सेस इन अ नेचर। सो 11 का ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखें, इफ अ गन मैन स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बोट इन अ वाटर फायर्स द गन, जब वो बोट के ऊपर खड़े होकर ऐसे फायर करता है तो बुलेट फॉरवर्ड होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इट विल बी इन अ रिकॉइल स्पीड के साथ ये बैक जाता है। तो आप देख लें इसके ऑप्शंस, इसमें लिखा हुआ है द बोट विल कैप्साइज, नहीं, द बोट विल स्पिन अराउंड, नो, द बोट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट, नो, दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, रिकॉइल होता है। तो ऑप्शन डी 12 का क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर द 12। उसके बाद एक क्वेश्चन जो दिया था बेटा, ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, when a force of 4 Newton acts on a mass of the 2 kilogram for a time 2 second, what is the rate of the change of the momentum? ये डेटा तो दिए लेकिन सवाल सिर्फ उलझाया है। क्या कह रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम को क्या कहते हैं, बेसिकली फोर्स कहते हैं। 13 जो बेटा बेसिकली F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P ओवर डेल्टा T, इसी को तो फोर्स कहते हैं। तो यही तो गिवन है, फोर्स गिवन है कितनी, 4 न्यूटन। सिर्फ सिंपली ऑप्शन में उन्होंने क्या किया है, बेस यूनिट में दिया, क्या, किलोग्राम मीटर सेकेंड। सो दिस वन इज आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सिर्फ उलझाया है, आंसर वो ऑलरेडी दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इज इक्वल टू, याद रखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को तो फोर्स कहते हैं, अंडर द ग्रेविटी का मतलब है जो अर्थ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 15 किया जाए, एन ऑब्जेक्ट whose mass is 100 ग्राम, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास, ये आपका प्रॉब्लम नंबर, इसका एमसीक्यूज नंबर 15 है। एन ऑब्जेक्ट मास मिला हुआ है कितना, 100 ग्राम। एक्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मीन्स वो हो गई 0, and moves with a constant acceleration is given, A is given 20 centimeter per second square. At the end of the 8 second, T is given how much? T is given 8 seconds, time given है। Its momentum will be, देखो बोला 8 सेकंड के बाद मोमेंटम क्या होगा, मीन्स फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू mv,
अगर फाइनल मोमेंटम कहेंगे तो ज़ाहिर है वेलोसिटी भी कौन सी होगी, फाइनल। हमें ये भी पता है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन में हम पढ़ चुके हैं, वी एफ किसके बराबर है, वी आई प्लस ए टी के है। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास तो गिवन है कितना 100, वी आई क्या है 0, एक्सेलरेशन गिवन है 20, टाइम कितना है 8। सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 100। यहाँ पे ये अगर जीरो खत्म हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। सो मोमेंट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 160,000। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 1660 ग्राम, इसका यूनिट क्या बनेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। सो दिस वन इज द आंसर। सो इसका ऑप्शन 15 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये भी आपका प्रॉब्लम हल हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, इफ वी पुल बोथ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग our finger will feel a force, this force is called the tension in the string, this is application of, अगर किसी को ऐसे पुल कर रहे हैं, पुल करें मीन्स आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, वहीं पे रिएक्शनल फोर्स है जो उसके बराबर भी है और अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है ये किस लॉ के मुताबिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखें बेटा, 17 में स्पिन मोशन इज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, स्पिन मोशन की बात करें, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिल, अ रोटेटरी टॉप। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सर्कुलर मोशन होता है उसमें दो टाइप्स हम कर रहे हैं। एक, लेट सपोज ये मार्कर मेरे हाथ के अराउंड ऐसे मूव कर रहा है, यानी मेरा हाथ क्या एक्सिस ऑफ द रोटेशन है ये पेपर के साथ, और ये आपके पास क्या है, व्हेन द बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट इज नॉट अक्रॉस द बॉडी, दैट्स नोन एज अ ऑर्बिटल मोशन। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करवाऊं, ऐसे रोटेट करवाऊं, तो एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज अक्रॉस द बॉडी, सो दिस इज दी स्पिन मोशन। तो जैसे होता है ना स्पिनर बॉलर, बॉल जो होती है उसको स्पिन करना, अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, जैसे अर्थ है उसमें दोनों मोशन है। अर्थ जब सन के अराउंड मूव करती है तो ये ऑर्बिटल मोशन है, लेकिन अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है तो ये आपके पास क्या है, स्पिन मोशन है। आई थिंक यू हैव गॉट दिस वन। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका था, क्वेश्चन नंबर 17 में रोटेटरी टॉप, उसमें रोटेटरी टॉप समझ रहे हैं, वो जो बच्चे जो खेलते हैं लट्टू कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, उस पर जो डोरी लगाकर वो जो खेलते हैं उसका, इसका मोशन यानी डी भी है, और रोटेशनल ऑफ द फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिल। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है सी एंड डी बोथ। सो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अब हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, a body starts sliding on a rough horizontal surface with a speed। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखें, थोड़ी सी हम इसकी डेटा बना लेते हैं पहले। इसमें आपके पास a body starts sliding on a rough horizontal surface with a speed, स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। Its coefficient of the friction, coefficient of friction means mu, that's equal to 0.2। Find the distance traveled by the body before coming to the rest। तो ये आपके पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। बेसिकली जो है आपके पास वेलोसिटी ही लेंगे। सो आप चाहें तो यहाँ पे भले लिख दें वी आई, और वी एफ जो है आपकी वो क्या हो गई 0। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कमिंग बिफोर रेस्ट। आपने मालूम क्या करना है, एस मालूम करना है। तो ये सवाल हल करने के लिए सबसे पहले तो आप जाएं, आपके पास जो प्रॉब्लम था बाय वर्क एनर्जी इक्वेशन के अंदर, रेजिस्टिंग फॉर वर्क जो है, वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क दैट्स इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये तो बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा 1/2 mv f² माइनस 1/2 mv²।
mvi²। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे अपोजिट फोर्स है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो फोर्स होगी फ्रिक्शनल फोर्स दैट्स इक्वल टू म्यू आर, और डिस्टेंस आप एस से भी शो कर सकते हैं, और दैट्स इक्वल टू आपको पता है फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या थी, जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा 1/2 mvi²। यहाँ पे आपके पास माइनस, क्योंकि ये अपोजिटिंग फोर्स है इसलिए माइनस किस में कन्वर्ट, ये वाला माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। सो आपके पास यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या थी 0.2, आर किसके बराबर हो जाएगा mg के। या आप ऐसा करें पहले इसको दे दें, म्यू इज इक्वल टू आर वेट के बराबर होता है, मीन्स mg के, s इज इक्वल टू 1/2 mvi², m में कैंसिल, s इज इक्वल टू क्या बचा, s इज इक्वल टू vi² डिवाइडेड बाय 2 म्यू g। सो s इज इक्वल टू vi कितना है, vi क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.2 इंटू 10। अब अगर बेटा इसको आप हल करें, थोड़ी सी इसकी अगर हम कैलकुलेशन कर लें, तो आपके पास s इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, सो s इज इक्वल टू 25 मीटर। सो दिस वन इज This one is the answer of the question number 18, और option B is a correct answer. So question number 18 के बाद question number 19 की तरफ हम जा रहे हैं। बेटा question number 19 में a car is waiting at a traffic signal, and when the signal turns green, the car starts ahead with a constant acceleration of 2 meters per second square. At the same time, a bus traveling with a constant speed of 10 meters per second overtakes and passes the car. How far beyond its starting point will the car overtake the bus? ये आपकी टेक्स्ट बुक जो फिजिक्स की है सिंध बोर्ड की, उसमें एक एग्जाम्पल भी है, एक एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम है, ये उसी में से दिया गया है। अगर सपोज करें बस जो है वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, बस जो है, अगर ये क्वेश्चन नंबर आप 19 हल करें, फॉर बस v इज इक्वल टू s अपॉन टी, सो s इज इक्वल टू v इंटू टी। आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं की, क्योंकि बस तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर, s इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, बस की वेलोसिटी यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है 10 इंटू टी, हमें पता नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 1 करके इसको हमने हल कर लिया किसके लिए, बस के लिए। फॉर कार जो है इनिशियली रेस्ट में थी, 0 हो गई इनिशियल स्पीड, और उसके बाद जब स्टार्ट हुई तो उसकी एक्सीलरेशन उसने कहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, और एट द सेम टाइम द बस इज ट्रैवलिंग। तो अब आपके पास अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिस्टेंस आपके पास s जो है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT² हम लिख सकते हैं। सो s इज इक्वल टू इनिशियल 0 है, इसका मतलब है 0 2, ये हो गया 2t²। सो s इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया, 2 में कैंसिल, और यहाँ पे हो गया t², इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अगर इनको दोनों को हम कंपेयर करेंगे, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर किया जाए बेटा, तो आपके पास s इज इक्वल टू यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो s की जगह पे t² लिखते हैं, सो t² इज इक्वल टू 10t हो गया, एक t कैंसिल, सो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब ये टाइम मालूम करने के बाद आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दें। सपोज कर हम इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, सो s इज इक्वल टू 10 इंटू t की जगह पे क्या रखा जाए 10, तो आपके पास टोटल आंसर आपका क्या बन गया, s इज इक्वल टू 100 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी 100 मीटर। सो ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका है 19 में ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 करने के बाद बेटा मजीद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप 20 को हल करें, assume that you have the balls of the identical volume, उनका वॉल्यूम सेम है, one weighing 2 न्यूटन and the other weighing 10 न्यूटन। एक का वेट 2 न्यूटन है और दूसरे का वेट कितना है 10 न्यूटन। both are falling freely after the release from the same
पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक ही हाइट से दोनों को अगर ड्रॉप किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ट्रू, नीचे जो रिलेशन दी गई में से कौन सी बात जो है वो करेक्ट होगी। पहली, द 10 न्यूटन बॉल फॉलिंग freely from the rest will be accelerated at a greater rate than the 2 न्यूटन। नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम अप्लाई हो रही है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन तो दोनों की सेम होगी, वो क्या होगी, g दैट्स इक्वल टू 9.8, एक्सीलरेशन सेम होगी, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड, एट द एंड ऑफ द 4 सेकंड ऑफ द फ्री fall the 10 न्यूटन बॉल will have the 5 times the momentum of the 2 न्यूटन। ये बिल्कुल उसने सही कहा, क्योंकि देखो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, mv, और अगर आपके पास देखा जाए तो मास जिसका 2 न्यूटन है मीन्स 2 डिवाइडेड बाय अगर 10 किया जाए तो दैट्स इक्वल टू 0.2 किलोग्राम, और मास किसका, दूसरी बॉडी जो है जिसका वेट 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1 किलोग्राम। इसका मतलब है जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, 5 टाइम्स क्यों हो रहा है ज़्यादा, सो P इज इक्वल टू एक का मास कितना है 0.2, और सपोज करें इसकी ये वेलोसिटी v है, तो ये 0.5 को मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो आपके पास 1 बन जाएगा, दैट मीन्स 5 टाइम्स ग्रेटर, रेशो अगर लेकर लिया जाए तो क्या होता है 5 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो देखो किस तरह से अगर इनको कंपेयर कर लें आप, भले चाहें तो ऐसे कंपेयर कर लें, 0.2v इज इक्वल टू 1v, तो अगर आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो v में कैंसिल, ये आपके पास 2v हो जाएगा, v में कैंसिल, 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 5 टाइम्स, दैट मीन्स इट विल बी 5 टाइम्स ग्रेटर। ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं, एट द एंड ऑफ द 4 सेकंड ऑफ द फ्री फॉल द 10 न्यूटन बॉल विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द 2 न्यूटन बॉल। थर्ड में आपके पास ऑप्शन के नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि वेलोसिटी में जो है वो चेंज डिफरेंट हो रही है, एक्सेलरेशन सेम हो रही है लेकिन वेलोसिटी में चेंज जो है वो डिफरेंट है। फोर्थ ऑप्शन देखें, द 10 न्यूटन बॉल पजेस द ग्रेटर इनर्शिया देन द 2 न्यूटन, बिल्कुल सही, क्योंकि इनर्शिया इज द एक्ट ऑफ द मास, जिसमें मास ज़्यादा उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो जाहिर है 10 न्यूटन में ज़्यादा। दैट मीन्स ये आपने देखा चार जो पोस्टुलेट्स दिए गए थे उसमें 2 और 4 दोनों ही परफेक्ट हैं, इसका मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास 21 क्वेश्चन को देखें, मैं अपने लेक्चर में आपको बता चुका था कि अगर हाफ ऑफ दी डिस्टेंस कहा जाए तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो था याद होगा आपको, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 था, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अगर हाफ ऑफ दी टाइम कहा जाए तो फिर v एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 अपान 2। याद रखिएगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आए तो ये, तो यहां पे दिया है अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस, इसीलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में अगर देखा जाए, अ जीप स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 22, अ जीप स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी वी आई क्या है 0, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर जीप, ये किसके लिए, जीप के लिए। एट द सेम टाइम अ कार इज ट्रेवलिंग फॉर कार with a constant speed उसकी v is given 36 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब है 36 into 1000 divided by 3600, that means those two zeros will be cancelled, so that would be ones, so that's equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्टली वही है जो बस और कार वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल उस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। इतना मैंने कर दिया, आगे आप खुद करेंगे। जो कंपेयर किया था अभी एस वाला फार्मूला, एस इज इक्वल टू 10t वाला, बिल्कुल सेम उसी तरह का ही प्रॉब्लम है, आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। अ कार स्टार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका न्यूमेरिकल ही है।
इसमें देखा कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी वी आई क्या हो गई 0 with a constant and moves with a constant acceleration during the 5th second। तो याद रखिएगा ये tn is equal to 5th second है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 सेकेंड और 5th सेकेंड इसमें फार्मूला कैसे यूज होगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इट कवर्स अ डिस्टेंस, s जो है वो है 36 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। ये मैं आपको फिर से यहाँ पे हिंट एक दे देता हूँ फार्मूले की। अगर आपसे कहता आफ्टर 5 सेकेंड, 5th सेकेंड नहीं, इन 5 सेकेंड कह देता या आफ्टर 5 सेकेंड कह देता, तो s का फार्मूला s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज करते। फर्स्ट सेकेंड या सेकंड सेकेंड या थर्ड सेकेंड या 5th सेकेंड इस तरह की कोई बात करें तो फिर डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है s इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए 2tn माइनस 1, ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो यहां देखें क्या कह रहा है 5th सेकेंड, तो अब आपके पास फार्मूला बहुत आसान हो गया, s इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए के बाद 2tn माइनस 1। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू वी आई क्या है 0, यहाँ पे क्या हो गया 2, ए आपने मालूम करना है, s की जगह पे क्या आ गया 36 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 1, 36। बेटा देखें ये हो गया, आप यहाँ पे क्या बचा 36 इज इक्वल टू 0 खत्म, ये हो जाएगा a अपॉन 2 इंटू यहाँ पे 2 5 10 माइनस 1 मीन्स 9, यहाँ हो गया 10 माइनस 1। थोड़ा सा और इसको हल कर लेते हैं सिंप्लीफाई करते हुए। ये आपके पास 36 इज इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू 10 में से 1 जाएगा 9। अगर रीअरेंज किया जाए ये आपके पास क्या था 36, ये यहाँ पे डिवाइड था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे आ गया 9 का टेबल इसको 4 टाइम्स, तो आपके पास बेटा a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वन इज आंसर। इफ यू चेक इन योर की, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 23, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है 8। के बाद बेटा क्वेश्चन 24 को अगर आप चेक करें, 24 को लिखा हुआ है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 में इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में आपको समझाता हूं क्या था, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन एनर्जी चेंज होती है। कह रहा है द मोमेंटम ऑफ ऑल द सिस्टम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड। नहीं, ये तो इलास्टिक कोलिजन है, ये पूछ रहा है इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। बी में कह रहा है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंजेस बट द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। नहीं, ये भी नहीं है। सी में क्या कह रहा है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड बट द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंजेस। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो आपके पास क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर है। डी में देखो क्या कह रहा है, डी में कह रहा है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंजेस। नहीं, ये चेंज नहीं होती हैं। ई में कह रहा है नन ऑफ देम, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका इस टेस्ट का क्वेश्चन 25, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट फंडामेंटली, डेफिनेशन बतानी है। पहली पॉइंट में कह रहा है इफ there is no external force applied to a system then the total momentum of the system remains constant. Exactly, this one is a statement of the law of the conservation of momentum. ये तो सही है। सेकंड में कह रहा है if there is an external force applied to the system, तो फिर momentum कंजर्व नहीं रह सकता। मिस ये this one is wrong statement। उसके बाद if there is no external force applied to a system then the total momentum that system keeps changing। नहीं, तो ऑप्शन ए 1 जो पॉइंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज अ correct answer of this test. I hope you have got that one. Thank you very much and may God bless you.